I again welcome you in this session of Education Express चैनल। और एज़ यूजुअल जैसे कि अभी तक हम बात कर रहे थे सैलरी की टॉपिक पर, और एक इलस्ट्रेशन हमने देखी थी अभय कुमार की कि किस प्रकार से उसकी इनकम को हम कैलकुलेट करके टोटल टैक्सेबल इनकम मालूम करते हैं। और एक और एग्ज़ाम्पल आपके सामने अब आज प्रेजेंट कर रहे हैं, और यह है इलस्ट्रेशन नंबर 27 पटेल चौधरी की बुक पर, उदाहरण नंबर 27 आवे इसको सॉल्व करके बता रहे हैं। और उसके प्रोविज़न्स मेन शॉर्ट में मैंने यहाँ आपके सामने दे रखे हैं। क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूँ। श्री रमेश चंद्र जो भारत में निवासी हैं, भीलवाड़ा में एक कपड़ा मिल में प्रबंधक के पद पर कार्य कर रहे हैं। कर्णधार वर्ष 2020-21 के संबंध में उनकी आय का विवरण इस प्रकार है। वेतन है 4,000 रुपये प्रति माह आपको दे रखा है, 40,000 रुपये प्रति माह है। फिर श्री रमेश अपने कार्यालय के कार्य के लिए 3 माह के लिए जर्मनी गए। उन्होंने उक्त अवधि का वेतन जर्मनी में प्राप्त किया है। सेकंड पॉइंट, महंगाई भत्ता 4,000 रुपये प्रति माह सेवा शर्तों के तहत देय है। इसका मीनिंग क्या होता है बताएंगे आपको सेवा शर्त का। बोनस 21,600 रुपये। परमानेंट प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 72,000 रुपये। कर्मचारी का प्रोविडेंट फंड में अंशदान 72,000 रुपये। कर्मचारी ने इस फंड में अंशदान उपरोक्त वाक्य 1 में उल्लिखित वेतन की राशि में से ही दिया है। फिर कहता है प्रोविडेंट फंड में 12% प्रतिवर्ष ब्याज की दर से कुल ब्याज 48,000 रुपये जमा किया गया है। उन्हें अपने नियोक्ता से 40,000 रुपये वार्षिक मनोरंजन भत्ते के रूप में प्राप्त होता है। यह भत्ता उनको 2002 से ही मिल रहा है। उनका एक लड़का पिलानी में अध्ययन कर रहा है, जहां वह हॉस्टल में रहता है। लड़के के हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु नियोक्ता द्वारा उनको 1,800 प्रति माह की दर से विशिष्ट भत्ता दिया जा रहा है, हॉस्टल अलाउंस। कंपनी ने उनको रहने के लिए एक सुसज्जित मकान मुफ्त दे रखा है। ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न दैट इज़ टू बी डिस्कस्ड। इस मकान का उचित किराया 33,600 रुपये वार्षिक है। ये मकान कंपनी का है। कंपनी ने उनको एक रसोइया की सुविधा प्रदान की है, जिसके लिए 4,000 प्रति माह भुगतान करती है कंपनी। नियोक्ता द्वारा मुफ्त रहने के लिए दिए गए मकान के बगीचे की देखभाल के लिए नियोक्ता ने माली की सुविधा प्रदान की है, जिसे 2,400 प्रति माह वेतन दिया जाता है कंपनी के द्वारा। गत वर्ष के दौरान रमेश ने कंपनी से 40 मीटर कपड़ा 50 रुपये प्रति मीटर की रियायती दर पर क्रय किया, जबकि कंपनी की निर्माण लागत 200 रुपये प्रति मीटर थी तथा विक्रय मूल्य 240 रुपये प्रति मीटर था। ये मानिए कि भीलवाड़ा की जनसंख्या 10 लाख से कम है। रमेश चंद्र की वेतन शीर्षक की आय की गणना यह मानते हुए वेतन शीर्षक के आय की गणना करनी है, ये मानते हुए कीजिए कि उनके नियोक्ता ने उनकी तरफ से रोजगार पर लगाए गए कर के संबंध में 2,500 रुपये का भुगतान किया है। ये है क्वेश्चन आपके, और इसकी मेन डिटेल्स मैंने शॉर्ट में यहाँ पर आपके सामने दे रखी है। आइए एक एक करके प्रोविज़न को हम इसमें डिस्कस करते हैं। ऊपर हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, एक ही बात है। ऑफ मिस्टर रमेश चंद्र for the assessment year 2020-21, इस तरह से हेडिंग रहेगा इसका।
और ये स्पेस वर्किंग नोट के लिए रख रहे हैं। करें शुरू एक एक बात। सबसे पहले असेसी हमारा करदाता जो है रमेश चंद्र है, जो कि क्लॉथ मिल में मैनेजर है। ये क्लॉथ मिल भीलवाड़ा में है। सैलरी इसकी दे रखी 40,000 रुपये पर मंथ। 3 महीने वो जर्मनी में रहा और उसकी सैलरी उसे वहाँ मिलती रही। निवास स्थान का निर्धारण एक टॉपिक है थ्योरी का, उसमें ये बात बता रखी है कि यदि कोई व्यक्ति भारत में निवासी है तो उसको विदेश में भी यदि इनकम प्राप्त होती है तो वो इंडिया में इनकम मानी जाएगी और टैक्सेबल होगी। अर्थात पूरे 12 महीने की इनकम पर टैक्स लगेगा, चाहे उसने जर्मनी में प्राप्त की हो या इंडिया में प्राप्त की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, सैलरी एट द रेट ऑफ 40,000 इंटू 12, 4,80,000। नेक्स्ट, DA महंगाई भत्ता एट द रेट ऑफ ₹4,000 पर मंथ, 48,000। सेवा शर्त दे रखा है इसका मतलब, अर्थात सेवा शर्त का मतलब ये हुआ कि जब ये रिटायर होगा करदाता तो उसको जो रिटायरमेंट पर पैसा मिलाएगा वो पे के अंदर DA जोड़ करके जो अमाउंट बनेगा वो मिलेगा। ये सेवा शर्त का मतलब होता है। तो इसका मतलब ये हुआ जब प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि DA को सैलरी की परिभाषा में जोड़ दिया जाए। DA की राशि को सैलरी की राशि में जोड़ करके फिर उसका परसेंटेज 12% दे रखा था। ये प्रोविडेंट फंड ये दे रखा, एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट 72,000 दे रखा था। इसके कैलकुलेशन उस समय आएगा तब बात करेंगे। पर सेवा शर्त का अर्थ ये होता है कि रिटायरमेंट के टाइम उसको दी जाने वाली राशि की गणना करते समय पे प्लस DA दोनों को जोड़ करके कैलकुलेट किया जाना चाहिए। ये इसका अर्थ होता है इनकम टैक्स में, ध्यान रखिएगा। ओके, DA के बाद बोनस आता है 21,600 रुपये। सैलरी की परिभाषा में आपको मालूम है बोनस को भी शामिल किया जाता है, तो इसलिए इसको जोड़ दिया जाए 21,600 रुपये। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, ये सुन लीजिएगा। प्रोविडेंट फंड 3 प्रकार के दे रखे हैं। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF, प्रमाणित भविष्य निधि। दूसरा अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि UPF। और तीसरा होता है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, वैधानिक प्रोविडेंट फंड। इसकी डिटेल आगे चल कर के और चलेंगे, अभी हम केवल RPF के बारे में बात कर रहे हैं। जब दूसरा आएगा तो दूसरे की, तीसरा आएगा तब तीसरे की बात करेंगे। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट में RPF लिखा गया है, इसका तात्पर्य ये है कि कोई कंपनी जिसमें उसके कर्मचारी काम करते हैं और उनका प्रोविडेंट फंड काटा जाता है तो भारत सरकार के प्रोविडेंट फंड के नियमों के अनुसार कार्य करती है तो उसको मान्यता दे दी जाती है और उस प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहा जाता है। अर्थात कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड के वे शर्तें जो भारत सरकार के द्वारा निर्धारित की गई हैं उन्हें मानता हो तो उसे हम मान्यता या मान्य रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड कहते हैं। तो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का क्या नियम है पहले सुन लीजिएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में यदि कर्मचारी ने जितना पैसा जमा कराया, देखें यहाँ पर 72,000 रुपये कर्मचारी ने जमा कराए और 72,000 रुपये ही नियोक्ता ने, कंपनी ने, जो क्लॉथ मिल भीलवाड़ा है उसने जमा कराए हैं उसके खाते में। ठीक है, तो नियम ये है
कि रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन यदि वेतन के 12% से अधिक है तो इनकम में जोड़ दिया जाए। इस तरह से देखिएगा वर्किंग नोट में। पहला वर्किंग नोट, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF, और वो राशि दे रखी है 72,000 लेस एग्जम्पशन, छूट है, इतना कर मुक्त है, एग्जम्पशन अप टू 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी का यह मतलब क्या होगा, पे प्लस DA, क्योंकि उसने लिखा सेवा की शर्त, तो ये सेवा की शर्त में DA जोड़ा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ पे है उसकी 4,80,000 पे, DA है उसका 48,000, दोनों का टोटल हुआ 5,28,000। इसका 12% कैलकुलेट किया जाए, $5,28,000 इंटू 12%, 63,360। इतना तो ये एग्जेम्प्टेड है, माफ़ है, इस पर कर नहीं लगेगा। बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा -72,000। इट इज़ 8640, ये टैक्सेबल है, इस पर टैक्स लगेगा। ये राशि आई इस तरह से 12% की दर तक यदि नियोक्ता का अंशदान है प्रमाणित भविष्य निधि में तो वो कर मुक्त है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। नियोक्ता के अंशदान पर, कर्मचारी की बात नहीं कर रहे, कर्मचारी ने तो अपने वेतन से जमा कराया तो ऑलरेडी वेतन में शामिल है। पर यदि नियोक्ता का अंशदान है तो ऐसी स्थिति में सैलरी का 12% तक कर मुक्त होगा, टैक्स फ्री होगा, एग्जेम्प्टेड होगा, एग्जम्पशन है ये, और बाकी का जो बच जाएगा वो टैक्सेबल होगा। ये बनता 8,640। और अब यहाँ पर लिखिएगा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू RPF in excess of 12% of salary, 12% ऑफ सैलरी। देखिए सैलरी की परिभाषा यहाँ पे कुछ और हो गई, हर जगह बदलती रहती है परिभाषा, ध्यान रखना। यहाँ पर सैलरी की परिभाषा ये होगी पे प्लस DA। सेवा शर्त यदि नहीं दिया जाए तो केवल पे, ध्यान रहे, पर क्योंकि इसने सेवा शर्त लिखा हुआ है तो DA को शामिल करता है। तो सैलरी की परिभाषा अलग अलग स्थानों पर अलग अलग हो जाएगी, यहाँ पर परिभाषा ये होगी। क्लियर होगी बात। तो अब ऐसी स्थिति में 8,640 रुपये यहाँ पर इनकम में जोड़ दिया जाए। क्लियर होगी पोजीशन। आगे चलें, कम ऑन। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन RPF। इसका भी कैलकुलेशन वर्किंग नोट में देखिएगा। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में जो जमा राशि थे उस पर ब्याज मिल रहा है, कितना ब्याज कर मुक्त होगा और कितना कर योग्य होगा, कितने पर टैक्स लगेगा, कितना टैक्स फ्री होगा। शॉर्ट ले लीजिएगा। आगे चल रहा हूँ मैं, इंटरेस्ट ऑन RPF। इंटरेस्ट की राशि बता रहा है ये एट द रेट ऑफ 12% and the amount is 48,000, ये 48,000 लेस
exemption up to at the rate of 9.5%, 9.5% की दर से ब्याज यदि होगा, दर तक से ब्याज होगा तो कर मुक्त होगा। 8%, 9%, 9.5%, 7%, 6% तो कर मुक्त होगा, और उससे अधिक होगा वो जुड़ जाएगा इनकम में। तो देखिएगा इस तरह से, यदि 12% की दर से ब्याज है 48,000 रुपये, तो 9.5% की दर से कितना होगा चेक कर लें कैलकुलेटर से। 48,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9.5, इट इज़ 38,000। ये 38,000 रुपये तक कर मुक्त है, और बाकी का 10,000 रुपये टैक्सेबल। ये देखिए इस तरह से कैलकुलेशन होगा। ये हमारा ब्याज जो है वो कर योग्य होगा। 10,000 रुपये की राशि का इसमें ब्याज जोड़ दिया जाएगा इस तरह से, ठीक है। आइएगा और यहाँ पर इसको लिख दें, ये 10,000 रुपये ब्याज की। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद उसने कहा है, ये हो गया कंट्रीब्यूशन हो गया। EA एंटरटेनमेंट अलाउंस, मनोरंजन भत्ता, पहले इलस्ट्रेशन में भी बता चुके हैं, फिर सुन लीजिएगा। गैर सरकारी कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों को दिया गया मनोरंजन भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है, वेतन में टोटल इनकम में जोड़ दिया जाता है। कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं रमेश चंद्र, इसलिए इनकम में शामिल होगी पूरी राशि। EA एंटरटेनमेंट अलाउंस, इट इज़ 40,000, 40,000 रुपये। नेक्स्ट, पिलानी में उनका बेटा पढ़ रहा है और हॉस्टल में रहकर 1,800 रुपये खर्च हो रहे हैं। देखिएगा उसका कैलकुलेशन नया है, प्रोविज़न ध्यान से। हॉस्टल अलाउंस टू सन, बेटे को, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 1,800 इंटू 12, 12 से गुणा करें 18 को, 100 को, 1,800 इंटू 12, 21,600 लेस एग्जम्पशन। छूट कितनी है? इनकम टैक्स का प्रोविज़न ध्यान रखिएगा, 300 रुपये तक कर मुक्त होगा। एग्जम्पशन एट द रेट ऑफ 300 पर मंथ, तो 12 से गुणा कर दें 300 को, तो 3,600 घटा दें 21,600 में से, तो बाकी का 18,000 रुपये इनकम में शामिल कर दिया जाएगा। ये देखिए इस तरह से नेक्स्ट कैलकुलेशन। उसके बाद एंटरटेनमेंट हो गया। रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस, और 33,600 रुपये उसका किराया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न, और बड़ा ध्यान से देखिएगा इसको। जिनको शॉर्ट लेना वो लीजिए वर्किंग नोट का, मुझे इसे हटाना है और ये नेक्स्ट वर्किंग नोट लेना है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है और कई बार बड़ी उलझन पैदा कर देता है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हर एक बात को बड़ा तसल्ली से समझिएगा। ये है रेंट फ्री हाउस। दो प्रकार के होते हैं, फर्निश्ड और अनफर्निश्ड। फर्निश्ड को कहेंगे हिंदी में सुसज्जित, अनफर्निश्ड को कहेंगे असुसज्जित। मतलब क्या होता है? यदि मकान में
रहने के लिए जो मिनिमम सुविधाएं हों, जैसे बेड होना चाहिए, सोफ़ा सेट वगैरह होना चाहिए, टीवी वगैरह होना चाहिए, इस तरह का फर्नीचर वगैरह होना चाहिए, पंखा या कूलर इत्यादि होना चाहिए। तो यदि ये सुविधाएं उपलब्ध करा रखी हैं मकान में तो वो मकान कहलाएगा सुसज्जित। और यदि ये सुविधाएं नहीं दे रखी हैं, केवल मकान का ढांचा बना हुआ दे रखा है, आपको उसमें रहना, आप अपनी सुविधाएं खुद जुटाइए, तो वो कहलाएगा मकान असुसज्जित। क्लियर होगी बात? सुसज्जित मकान या असुसज्जित मकान। यहाँ पर हमारे प्रश्न में कहा गया है अनफर्निश्ड हाउस, रेंट फ्री, निःशुल्क दिया गया है, उससे कोई किराया वसूल नहीं किया जा रहा है, निःशुल्क दिया गया है मकान और असुसज्जित है। तो अभी हम बात करेंगे केवल इसकी, अनफर्निश्ड हाउस की। ध्यान रखिएगा नियम क्या है। यदि मकान ऐसी जगह हो जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख या उससे अधिक हो तो वेतन का 15% मकान की सुविधा का मूल्य माना जाएगा। पहला नियम। When population is more than 25 lakh, value of house at the rate 15% of salary. Number 2, यदि मकान ऐसी जगह स्थित है जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से कम परंतु 10 लाख, यहाँ पॉपुलेशन दे रखी है 10 लाख तक हो तो वेतन का 10%। When population is less than 25 lakh but not more than 10 lakh, 10 लाख से अधिक नहीं हो तो इस स्थिति में 10% ऑफ सैलरी, वेतन का 10%। और थर्ड कंडीशन, when population is less than 10 lakh then 7.5% of salary, वेतन का 7.5% मकान का मूल्य माना जाए। क्योंकि हमारा नगर जो भीलवाड़ा है वो 10 लाख की पॉपुलेशन का है तो ऐसी स्थिति में वेतन का 10% हम इसके अंतर्गत नहीं मान सकते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। ये देखिए पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, ये देखिए, तो ये 7.5% की कैटेगरी का आता है। इस कैटेगरी तो वेतन का 7.5% मकान की सुविधा का मूल्य मानेंगे। प्रश्न में लिखा हुआ है पॉपुलेशन इस दे रखी है आपको, लेस देन 10 लाख दे रखी है, भीलवाड़ा में मान कर चलिए वो कह रहा है। तो जब ये कह रहा है तो इस स्थिति में आपको उसी के अनुसार चलना है। तो पहला नियम लागू नहीं हो रहा, दूसरा नियम नहीं है, तीसरा नियम लागू हो रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, लेस देन 10 लाख, तो वेतन का 7.5%। नाउ वन मोर प्रॉब्लम हियर, व्हाट इज सैलरी? व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी हियर? सैलरी मीन्स जैसे पे प्लस बोनस प्लस फीस
प्लस कमीशन प्लस DA कंडीशनल, ब्रैकेट में लिख लें इसको, सशर्त, और यहाँ पर कंडीशनल दे रखी है, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, कौन, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ये परिभाषा है सैलरी की। ये जैसी फिर चेंज हुई सैलरी की परिभाषा, तो अलग अलग जगह सैलरी के मीनिंग बदल जाएंगे। हियर सैलरी मीन्स दिस। क्लियर होगी बात? आइएगा, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ जगह नहीं होने की वजह से। सैलरी हमारे है 4,80,000। उसने कहा महंगी भत्ता सेवा शर्तों में अर्थात रिटायरमेंट के बेनिफिट के टाइम पर कैलकुलेशन करते हैं तो DA को जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर भी DA जोड़ा जाएगा। तो DA, और यदि सेवा शर्त लिखा हुआ नहीं होता तो यहाँ पर भी DA को नहीं जोड़ते। DA 48,000 प्लस बोनस 21,600, फीस नहीं है, कमीशन नहीं है, छोड़िएगा, प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, वे सभी भत्ते जो कर योग्य हैं। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न होता है। जैसे ये एंटरटेनमेंट अलाउंस भत्ता है, कर योग्य, कितना कर योग्य? 40,000। ये देखिए EA 40,000। वन मोर इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। एक और अलाउंस है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 21,600, उसमें 3,600 कर मुक्त है, तो कर योग्य इतना है, तो इसको लीजिएगा, पूरे को नहीं ले सकते आप। टैक्सेबल अलाउंसेस लिखा हुआ है, जैसे कर योग्य भत्तों को लेना है, तो टैक्सेबल अलाउंसेस यहाँ पर है ये हॉस्टल अलाउंस 18,000। और दूसरे भी बहुत से अलाउंसेस होते हैं, कन्वेंस अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस होता है, हिल अलाउंस होता है, वो बैकवर्ड एरिया में काम करने के लिए अलाउंसेस होते हैं। तो इस तरह के कई अलाउंसेस, एजुकेशन अलाउंस होता है, पहले वाले प्रश्न में था उसकी बेटी और बहन जो है, उसका बेटा और बहन जो पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन अलाउंस होता, तो कई अलाउंसेस ऐसे हो सकते हैं। तो उसमें से जो टैक्सेबल पार्ट है वो निकालना पड़ेगा। इसका मीनिंग ये हो गया, ये इतना सिंपल नहीं है, इसका मीनिंग ये हो रहा है कि रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन सबसे अंत में करना चाहिए, क्योंकि कोई अलाउंस ऐसा आ गया जो कुछ टैक्सेबल कुछ टैक्सेबल नहीं है, तो आपको टैक्सेबल पार्ट को निकालना पड़ेगा। ऐसे नहीं पहले रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कर लिया और बाद में पता लगा रहा हॉस्टल अलाउंस से उसमें टैक्सेबल पार्ट इतना, वो तो लिया ही नहीं, ये दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन जहाँ तक हो सके पहले समझ लीजिएगा क्वेश्चन में कौन कौन से अलाउंसेस हैं, और सारे अलाउंसेस टेकअप करने के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें से कुछ अलाउंस ऐसे हो सकते हैं कि उसका कोई पार्ट टैक्सेबल है और कोई टैक्स फ्री है। जो टैक्सेबल पार्ट है केवल वही लेना है, उसमें से टैक्स फ्री पार्ट को नहीं लेंगे। जैसे एंटरटेनमेंट अलाउंस तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, परंतु हॉस्टल अलाउंस में 21,600 में से टैक्स फ्री पार्ट 3,600 हटाने के बाद टैक्सेबल पार्ट 18,000 ही शामिल किया जाएगा और किसी को नहीं। एंड नाउ दिस टोटल कम्स टू दिस मच। लीजिएगा टोटल कितना बनता है ज़रा देखिएगा, 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 21,600 प्लस 40,000 प्लस 18,000, 6,07,600, 7,600 टोटल सैलरी फॉर दिस पर्पज। इस उद्देश्य के लिए केवल ध्यान रखिएगा, ओनली फॉर दिस पर्पज द सैलरी मीन्स दिस मच, 6,07,600 ये सैलरी होगी। क्लियर होगी बात।
और क्या कहता है हमारा प्रोविज़न, थर्ड नियम लागू होता है 7.5% ऑफ दिस। तो अब यहाँ पे लिखिएगा वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस at the rate of 7.5% into 6,07,600, come on, into 7.5%, it is 45,570, पीछे 45,570। ये अमाउंट इसके अंतर्गत आता है जो कि आपके कैलकुलेशन में काम आएगा, 45,570 रुपये। ध्यान रखिए, इस तरह से कैलकुलेशन होता है। हाँ, यदि हाउस फर्निश्ड होता तो कैलकुलेशन यहाँ तक यही होता और उसमें जो सुविधा दी जाती है फर्नीचर इत्यादि की उसको भी शामिल कर देते, वो हो जाता, वो अलग कैलकुलेशन आएगा, तब बात करेंगे। पर यहाँ तक का कैलकुलेशन एक जैसा ही होगा। इसलिए रेंट फ्री हाउस चाहे फर्निश्ड हो, अनफर्निश्ड हो और कंसेशनल रेंट, 3 तरह के मकान आएंगे यहाँ पर, सुसज्जित, सुसज्जित और रियायती दर पर दिया गया मकान, 3 मकान आएंगे। अभी एक मकान की बात करने की, पर तीनों मकानों का कैलकुलेशन यहाँ तक एक जैसा ही होगा, एक ही प्रकार के नियम लागू होंगे और बाद में थोड़ा चेंज उसमें हो जाएगा। इसलिए बेसिक कंडीशन है, इसका ध्यान रखिएगा। रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन कई बार बड़ी उलझन पैदा कर देता है, ख़ास तौर से तब जब सैलरी की परिभाषा ज्ञात करनी होती है। ध्यान रखिए, प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। ओके, चलें आगे। कम ऑन। अब रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन हमारा हो गया ये, इसलिए रेंट दे रखा 33,600, इट हैज़ नो एनी मीनिंग, ये हमारे काम का नहीं, केवल कन्फ्यूज़न क्रिएट करने के लिए ऐसी बातें दे दी जाती हैं, पर इट हैज़ नो एनी रिलेशन विद दिस कैलकुलेशन। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, ही सेज कुक दे रखा है और उसकी सैलरी दे रहा 4,000 रुपये। सैलरी ऑफ कुक की सुविधा दे रखी है 4,000 पर मंथ, 12 से गुणा कर दें तो 48,000 ही आ जाएगा कुक की सैलरी। अब थोड़ा और सावधानी रखिए छोटी सी, गार्डनर सैलरी 2,400 पर मंथ। इससे पहले वाली इलस्ट्रेशन हमने देखी थी और गार्डनर के 150 रुपये से कुछ बताया था सैलरी का, और 12 से गुणा करके 1,800 रुपये वेतन में जोड़ दिए गए थे। यहाँ पर ये नहीं हो, क्यों? कारण सुनिएगा, यदि मकान की सुविधा नियोक्ता की ओर से कर्मचारी को निःशुल्क दी जाती है, इफ द हाउस is provided by employer to an employee rent free, then उस स्थिति में if the facility of gardener is provided, यदि माली की सुविधा दी जाए, then it is not to be included in income because it is assumed that the facility of gardener is not a personal facility to an employee, but it is to maintain the house of the provided to the employee। जो माली की सुविधा दी गई है, ये माना जाएगा कि ये सुविधा मकान की जो लोन लगा हुआ है उसकी देखभाल के लिए, मकान के लिए है, कर्मचारी के लिए सुविधा नहीं है। समझिएगा, फिर से सुनिएगा, यदि कंपनी ने अपने कर्मचारी को रहने के लिए निःशुल्क मकान प्रदान किया है, इसमें मकान की सुविधा दी है और मकान की सुविधा में मकान के लॉन की, बगीचे की देखभाल के लिए माली दिया गया है, तो इस स्थिति में मालिक को दिया गया वेतन कर्मचारी कंपनी की तरफ से वो कर्मचारी की करदाता की इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि माली
बगीचे की देखभाल के लिए रखा गया है वो करदाता को सुविधा के लिए नहीं है, और जब करदाता को सुविधा नहीं है तो इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो जोड़ नहीं सकते, ये कारण। परंतु शर्त एक ही है कि मकान कंपनी का स्वयं का होना चाहिए। यहाँ यदि मकान कर्मचारी का फिर गार्डनर दिया जाता जैसे पिछले प्रश्न में था तो इनकम में जोड़ देते, पर मकान कंपनी का है और गार्डनर की सुविधा दी गई है तो वो सुविधा करदाता को नहीं है, वो सुविधा मकान के बगीचे की लॉन की देखभाल के लिए है, और वो मकान कंपनी का है तो ये मकान की सुविधा है, मकान की देखभाल के लिए है, इसलिए करदाता को ये इनकम नहीं मानी जाएगी। समझ में आ गई बात? प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। हाँ, ध्यान रखिएगा। सैलरी ऑफ कुक हो गया, सैलरी ऑफ गार्डनर नील, और नीचे लिखिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नोट डाल करके, ऐसे नहीं होगा, उसे क्लियर करना पड़ेगा क्यों नील लिख रहे हैं आप इसको। As the house provided is owned by the company, क्योंकि ये मकान कंपनी के स्वामित्व में है, कंपनी मालिक है इसकी। हाँ, यदि कंपनी मालिक नहीं होती तो ये इनकम में शामिल कर लिया जाता, जोड़ दिया जाता। प्लीज़ बी वेरी पर्टिकुलर। कम ऑन, नेक्स्ट पॉइंट, परचेज ऑफ क्लॉथ। उसने कपड़ा खरीदा 40 मीटर 50 रुपये के रेट से, जबकि उसकी लागत है 200 रुपये पर मीटर और मार्केट में प्राइस है 240 रुपये। देखिए किस प्रकार से लेते हैं इसको। क्लॉथ परचेज्ड, ओके, कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस को नहीं लेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 40 मीटर्स एट द रेट ऑफ, क्या है कॉस्ट प्राइस 200, तो ये हो गया 8,000 रुपये, लेस परचेज प्राइस, कितने में खरीदा उसने 40 मीटर एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़, 50 रुपये के हिसाब से 2,000 रुपये खरीदा तो 6,000 रुपये इसको एक तरह की इनकम हो गई। 8,000 का कपड़ा था, 2,000 रुपये में खरीद लिया, 6,000 रुपये की इनकम माना और उसमें इनकम में जोड़ दिया गया। फिर क्या कहता है, ये भीलवाड़ा की पॉपुलेशन दे रहा है, और आगे लास्ट पॉइंट कहता है एम्प्लॉयमेंट टैक्स है, रोज़गार कर 2,500 रुपये, वो कंपनी ने दिया है। तो जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि यदि कोई दायित्व तो करदाता का है, उसका भुगतान उसकी ओर से, करदाता की ओर से कंपनी करती है, तो ये एक प्रकार के करदाता की इनकम होगी। ओके, एम्प्लॉयमेंट टैक्स paid by the company it is 2,500. Okay, now gross salary, लीजिएगा ग्रॉस सैलरी हमारी कितनी आती देखते हैं, 4,80,000 प्लस 48,000 प्लस 21,600 प्लस 8,640 प्लस 10,000 प्लस 40,000 प्लस 18,000 प्लस 45,570 प्लस 48,000
प्लस 6,000 प्लस 2,500, 7,28,310 ये ग्रॉस सैलरी है। अब टोटल सैलरी या टैक्सेबल सैलरी मालूम करनी है तो देखिएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 निश्चित है, एक ही राशि, कोई चेंज नहीं इसमें, हर कर्मचारी को इतना ही मिलेगा। एक और नई बात, यदि रोजगार कर है तो उसको वापस घटा दिया जाता है, क्योंकि पहले कंपनी ने दिया था, इनकम में जोड़ दिया, अब इसका मतलब इसने दिया है, इसने दिया तो उसकी छूट मिलेगी। लेस एम्प्लॉयमेंट टैक्स 2,500, yes 2,500, इट इज़ -52,500 लेस कर दें, 6,75,810, it is taxable salary of Mr. Ramesh Chandra. ये सैलरी हुई इसकी टैक्सेबल सैलरी। Just see how the calculation is completed. I think I've tried my level best to clarify each and every point, और मुझे से लगता है कि शायद आपको भी हर चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आई विश यू ऑल गुड लक एंड थैंक यू।